नमस्कार स्टूडेंट्स। ह्यूमन बॉडी हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों ने ह्यूमन बॉडी को अलग अलग तरह से एक्सप्लोर किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर, उसकी संरचना, कोशिका, ऊतक और उसके प्रकार। तो अगर आप MA, BA, MSc यौगिक साइंस के स्टूडेंट हो या सिर्फ आप जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देख करके आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मानव शरीर के बारे में। इस वीडियो में जो ऑडियो रिव्यू आप आगे जा कर के सुनोगे, AI से जनरेट किया गया है। इट इज़ ब्यूटिफुल टू सी हाउ AI कैन हेल्प अस इन सो मैनी वेज। बट अगर आपको लगे कोई चीज़ मिस हो गई है या कुछ रह गया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप और गहराई से जानना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पर जा कर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो हमें मानव शरीर के अंदर की एक अविश्वसनीय दुनिया में ले जाते हैं। जी। क्या कमाल की मशीन है ये, है ना? मतलब एक जटिल शहर की तरह जिसमें हर हिस्सा अपना काम कर रहा है, फिर भी सब एक साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हाँ, तो ये दस्तावेज हैं मानव शरीर एवं शरीर रचना, कोशिका एवं ऊतक संरचना, प्रकार एवं कार्य पर। तो आज हमारा मकसद है इस स्रोत की मदद से ये समझना कि शरीर आखिर संगठित कैसे होता है, कैसे सबसे छोटी इकाई से शुरू होके ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो चलिए शरीर की इस बनावट को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं बड़े स्तर से। इन नोट्स में बताया गया है कि जब कई अंग, ऑर्गन्स जिसे कहते हैं, मिलकर कोई खास काम पूरा करते हैं तो उसे संस्थान या सिस्टम कहा जाता है। जी, सिस्टम। जैसे पाचन तंत्र। हाँ बिल्कुल, जैसे पाचन तंत्र का काम है खाना पचाना, तो शरीर में ऐसे मुख्य रूप से 8 सिस्टम माने गए हैं। 8 मुख्य सिस्टम्स। पहला है अस्थि संस्थान, मतलब हमारा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। हड्डियों का ढांचा। हाँ, ये हड्डियों का ढांचा है जो शरीर को आकार और सहारा देता है और अंदर के जो नाजुक अंग हैं उनकी हिफाजत भी करता है। इसके बिना तो हम बस मांस का लोथड़ा होते। सही बात है, एक स्ट्रक्चर देता है। दूसरा है पेशी तंत्र, यानी हमारी मांसपेशियां, मसल। ये हड्डियों से जुड़कर हमें चलने फिरने, उठने बैठने, यहाँ तक कि पल के झपकाने में भी मदद करती हैं। हर तरह की मूवमेंट। हाँ, शरीर की सारी हरकतें इसी की बदौलत हैं। तीसरा है रक्तवाहक संस्थान, जिसे परिवहन तंत्र भी कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें दिल और खून की नसें आती हैं। जी, हार्ट और ब्लड वेसल्स। और दिल एक पंप की तरह खून को पूरे शरीर में दौड़ाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व हर कोशिका तक पहुंचते हैं। ये शरीर का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है एक तरह से। बिल्कुल सही, लाइफलाइन है ये तो। फिर आता है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक, सांस की नली, फेफड़े। इसका काम है हवा से ऑक्सीजन लेना और शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। इसी से हमें ऊर्जा मिलती है ना। हाँ, ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। पांचवां है पाचक संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम। मुंह से लेकर आंतों तक ये सिस्टम खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उससे पोषण सोखता है। हाँ, ताकि शरीर को ताकत मिल सके। बिल्कुल। छठा है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका काम है नई पीढ़ी को जन्म देना, मतलब जीवन को आगे बढ़ाना। सातवां है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें किडनी और दूसरे अंग आते हैं जो शरीर से बेकार और हानिकारक पदार्थों को मल मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। बॉडी की क्लीनिंग सर्विस। हाँ, ये शरीर का सफाई विभाग है, कह सकते हैं। जी। और आखिर में आठवां है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसें, नर्व्स। कंट्रोल सेंटर। एग्जैक्टली, ये शरीर का कंट्रोल सेंटर है। बाहर से मिलने वाली सूचनाओं को समझना, जैसे गर्मी, ठंड, दर्द, और शरीर के बाकी हिस्सों को आदेश देना, सब इसी के जिम्मे हैं। ये वर्गीकरण दिखाता है कि शरीर कितना व्यवस्थित है। हर सिस्टम का अपना एक खास काम है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है इनका आपसी तालमेल। अच्छा। हाँ, कोई भी सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता।
सोचिए, अगर कोई भाग रहा है तो पेशी तंत्र काम कर रहा है, लेकिन उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हाँ बिल्कुल। जो श्वसन तंत्र देगा और उस ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक रक्तवाहक संस्थान पहुंचाएगा। और ये सब कंट्रोल कौन करेगा? और ये सब दिमाग यानी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होगा। ये आपसी निर्भरता ही जीवन का आधार है। बिना इस कोऑर्डिनेशन के शरीर चल ही नहीं सकता। ये तो हुई बड़े सिस्टम्स की बात, लेकिन ये इतने जटिल सिस्टम्स आखिर बनते कैसे हैं? मतलब इनकी बुनियाद क्या है? इसके लिए हमें जूम इन करना होगा। जी बिल्कुल, सबसे छोटी इकाई पर। हाँ, शरीर की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई पर, यानी कोशिका या सेल पर। स्रोत कहता है कि शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं और काम के हिसाब से उनके आकार और बनावट में फर्क होता है। जी हाँ। जैसे मांसपेशी की कोशिका लंबी होती है, नर्व सेल की अलग बनावट होती है, पर कुछ बुनियादी चीजें सब में एक जैसी होती हैं। बिल्कुल। हर कोशिका को आप एक छोटी फैक्ट्री समझ सकती हैं, जिसके मुख्य 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला है कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली या दीवार की तरह होती है। अच्छा, एक कवरिंग। हाँ, एक कवरिंग। ये न सिर्फ अंदर की नाजुक चीजों को बचाती है, बल्कि ये एक गेटकीपर की तरह भी काम करती है। ये तय करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकते हैं और कौन से बाहर जा सकते हैं। गेट कीपर मतलब ये कुछ चीजों को रोकती है और कुछ को आने जाने देती है। हाँ, इसे अर्ध पारगम्य या अंग्रेजी में सेमी परमिएबल कहते हैं। सेमी परमिएबल। ये ऑक्सीजन और पोषक तत्वों जैसे जरूरी सामान को अंदर आने देती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देती है। सोचिए, अगर कोशिका का दरवाजा सबके लिए खुला होता, तब क्या गड़बड़ हो जाती? हाँ, अंदर जरूरी चीजें टिक नहीं पाती और बाहर की गड़बड़ी अंदर आ जाती। तो ये चुनकर अंदर बाहर जाने देना ही कोशिका के अंदर का माहौल सही बनाए रखता है और कोशिका को जिंदा रखता है। ये बाहरी उत्तेजनाओं को महसूस भी करती है। दिलचस्प है। और दूसरा भाग? दूसरा मुख्य भाग है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ये कोशिका कला के अंदर भरा हुआ जेली जैसा पदार्थ है। जेली जैसा? हाँ, इसी में कोशिका के सारे छोटे छोटे अंग, जिन्हें अंगक या ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो तैरते रहते हैं। ऑर्गेनेल्स? हाँ, इसमें पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कई तरह के खनिज लवण घुले होते हैं। ये कोशिका का वर्किंग एरिया है, जहाँ सारे काम होते हैं। और ये ऑर्गेनेल्स क्या हैं? स्रोत में कुछ नाम है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, लाइसोसोम, राइबोसोम। हाँ, ये सब क्या करते हैं? ये सब कोशिका के स्पेशलिस्ट कर्मचारी हैं। हर एक का अपना खास काम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं। पावर हाउस? हाँ, ये तो सुना है। जी, ये खाने से मिलने वाली ऊर्जा को ऐसी शक्ल में बदलते हैं जिसे कोशिका इस्तेमाल कर सके। एटीपी जिसे कहते हैं। हमारी सारी ताकत यहीं से आती है। अच्छा। फिर है राइबोसोम्स। ये बहुत छोटे होते हैं और इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री? हाँ, क्योंकि इनका काम प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन शरीर की बनावट और मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। और ये लाइसोसोम्स, नोट्स में इन्हें आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा गया है। ये तो बड़ा खतरनाक नाम लगता है। हाँ, ये नाम थोड़ा नाटकीय जरूर है, पर इसके पीछे एक वजह है। लाइसोसोम के अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। अच्छा, एंजाइम्स? जी, इनका मुख्य काम है कोशिका के अंदर टूटी फूटी चीजों या बाहर से आए बैक्टीरिया जैसे दुश्मनों को पचाकर खत्म करना। ये कोशिका के सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड दोनों हैं। ओके, क्लीनिंग और सिक्योरिटी? बिल्कुल। लेकिन अगर कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए या बीमार हो जाए तो कभी-कभी लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने ही एंजाइम से पूरी कोशिका को पचा डालते हैं। ओह, इसीलिए सुसाइड बैग? हाँ, इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग कहते हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये शरीर के लिए जरूरी है ताकि खराब कोशिकाएं हट जाए और उनकी जगह नई स्वस्थ कोशिकाएं ले सकें। ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल, समझ गया। और कोशिका का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है केंद्रक या न्यूक्लियस। ये कोशिका का कंट्रोल रूम या हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर? जी, ये भी एक झिल्ली से घिरा होता है। इसके अंदर होता है कोशिका का सारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। डीएनए? हाँ,
डीएनए जो गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स में पैक होता है। यही डीएनए तय करता है कि कोशिका क्या काम करेगी, कैसे बढ़ेगी और कब विभाजित होगी। सारी जानकारी इसी में? हाँ, सारी जानकारी। यहीं पर जीन होते हैं जो हमारी आंखों के रंग से लेकर बालों के प्रकार तक सारे आनुवंशिक गुण तय करते हैं और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। केंद्रक ही पूरी कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कमाल है, एक नन्ही सी कोशिका के अंदर इतनी सारी जटिल मशीनरी और इतने सारे काम। ये तो वाकई एक पूरी दुनिया है अपने आप में, है ना? अच्छा, तो ये कोशिकाएं शरीर बनाती कैसे हैं? क्या ये अकेले अकेले काम करती हैं? नहीं, अकेले नहीं। जब एक जैसी बनावट और एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो वे एक समूह बनाती हैं जिससे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ऊतक? हाँ, आप ऊतकों को कोशिकाओं से बनी टीम समझ सकते हैं जो मिलकर कोई बड़ा काम करती हैं। इन नोट्स के मुताबिक मानव शरीर में मुख्य रूप से 4 तरह के बुनियादी ऊतक होते हैं। 4 तरह के? हाँ। कौन कौन से? पहला है उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल? हाँ, ये शरीर के बाहरी सतह यानी त्वचा और अंदरूनी अंगों की परत बनाता है, लाइनिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, कवरिंग या लाइनिंग? जी, इसका मुख्य काम है रक्षा करना, प्रोटेक्शन। जैसे त्वचा हमें बाहरी चोट और कीटाणुओं से बचाती है, ये कुछ जगहों पर सोखने, एब्जॉर्प्शन और स्राव, सिक्रीशन का काम भी करता है। ओके, दूसरा कौन सा है? दूसरा है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव, जोड़ने वाला? बिल्कुल, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। ये शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक है और इसके कई रूप हैं। हमारी हड्डियां, खून और त्वचा के नीचे का फैट। अच्छा, खून भी कनेक्टिव टिश्यू है? जी हाँ, खून भी एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। ये शरीर को ढांचा देता है और अंगों को उनकी जगह पर बनाए रखता है। समझ गया। तीसरा है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। मसल्स वाला? हाँ, ये वही ऊतक है जिससे हमारी मांसपेशियां बनती हैं। इसकी खास बात यह है कि ये सिकुड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, जिससे शरीर में हरकत होती है। हमारे चलने फिरने से लेकर दिल के धड़कने तक सब इसी ऊतक की वजह से है। इसकी भी 3 किस्में होती हैं। हाँ। ऐच्छिक, वॉलंटरी, जिन्हें हम मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। अनैच्छिक, इनवॉलंटरी, जो अपने आप काम करती हैं, जैसे आंतों की मांसपेशियां। और हृदय पेशी, कार्डियक, जो सिर्फ दिल में पाई जाती है। ओके, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। नर्व्स वाला? जी, ये दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसों में पाया जाता है। इसका काम है संदेशों को बिजली के सिग्नल्स की तरह, इम्पल्स जिसे कहते हैं, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। सोचना, महसूस करना, याद रखना और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, ये सब तंत्रिका ऊतक का काम है। ये शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो ये 4 मुख्य प्रकार के ऊतक, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ये मिलकर शरीर के सारे अंग और सिस्टम बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, उपकला ऊतक पर थोड़ा और बात करते हैं। आपने बताया कि ये रक्षा करता है, सोखता है, स्राव करता है। नोट्स में इसके कई प्रकार दिए हैं, शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमक। क्या इनके आकार का इनके काम से कोई लेना देना है? बिल्कुल, आकार और काम का गहरा रिश्ता है। जैसे जहां पदार्थों का आदान प्रदान जल्दी होना होता है, जैसे फेफड़ों की हवा की थैलियों में या खून की नसों की अंदरूनी परत पर, वहां शल्की उपकला, स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। स्क्वैमस मतलब चपटी कोशिकाएं? हाँ, ये चपटी कोशिकाओं की एक पतली सी परत होती है ताकि गैसें या तरल आसानी से आर पार जा सकें। जहां मजबूती और रक्षा की जरूरत होती है, वहां कई परतें होती हैं, जिसे स्तरीय उपकला, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। स्ट्रैटिफाइड मतलब परत दर परत? जी। नोट्स में रोमक उपकला का जिक्र है, जो डिम वाहिनियों और सांस की नली में मिलती है। ये रोमक या सिलिया क्या है और ये करते क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। इन कोशिकाओं की सतह पर छोटे छोटे बालों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें रोमक या सीलिया कहते हैं। बालों जैसे? हाँ, बहुत महीन। ये लगातार एक लय में हिलते रहते हैं। नोट्स के अनुसार 1 सेकंड में 10 से 20 बार। 10 से 20 बार 1 सेकंड में? वाओ! हाँ, सोचिए कितनी तेजी से।
महिलाओं की डिम वाहिनी में ये हरकत अंडे को गर्भाशय की तरफ धकेलने में मदद करती है। अच्छा। और हमारी सांस की नली में ये सीलिया धूल के कणों और बलगम को ऊपर गले की तरफ धकेलते हैं ताकि वो फेफड़ों में ना जा पाएं। ये हमारे श्वसन तंत्र का ऑटोमेटिक सफाई सिस्टम है। वाह, ये तो कमाल का डिजाइन है। और त्वचा के बारे में भी कुछ खास बताया गया है। श्रृंगी स्तरीय शल्की उपकला। ये श्रृंगी या कॉर्निफाइड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस ऊतक की सबसे बाहरी परत की कोशिकाएं मृत होती हैं, डेड सेल्स। अच्छा। और उनमें केराटिन नाम का एक सख्त प्रोटीन भर जाता है। केराटिन? जी। ये वही जो बालों और नाखूनों में होता है? जी हाँ, वही प्रोटीन। त्वचा की ये बाहरी सख्त परत, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, हमें रगड़, चोट, पानी के नुकसान और इन्फेक्शन से बचाती है। ये एक मजबूत कवच की तरह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये परत लगातार झड़ती रहती है। अच्छा। हाँ, और नीचे की जीवित कोशिकाएं विभाजित होकर नई परत बनाती रहती हैं। इसीलिए हमें छोटी मोटी खरोंच लग भी जाए तो त्वचा खुद को ठीक कर लेती है। तो ये कोशिकाएं और ऊतक लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं? हाँ, मतलब रिन्यू होते रहते हैं? हाँ, शरीर के कई हिस्सों में ये प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ ऊतक जैसे त्वचा या पाचन तंत्र की अंदरूनी परत बहुत तेजी से खुद को रिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऊतक जैसे नर्व सेल्स या हृदय की मांसपेशियां अगर एक बार नष्ट हो जाएं तो आसानी से दोबारा नहीं बनती। लेकिन हाँ, शरीर में लगातार मरम्मत और नवीनीकरण का काम चलता रहता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि मानव शरीर किसी अद्भुत मशीन की तरह है। अरबों कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर सिस्टम बनाते हैं। जी। और ये सब एक अविश्वसनीय तालमेल के साथ काम करते हैं ताकि हम जिंदा रहें और अपने काम कर सकें। बिल्कुल, ये संगठन वाकई हैरान करने वाला है। हर स्तर पर कोशिका के अंदर के अंगकों से लेकर पूरे शरीर के संस्थानों तक एक खास संरचना और काम है, और सब एक दूसरे पर निर्भर है। इस व्यवस्था को समझना सिर्फ अकेडमिक रूप से दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने और बीमारियों के कारणों को जानने में भी मदद करता है। सही बात है। जब हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर अंदर से कैसे काम करता है, तो हम उसकी देखभाल भी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। ये हमें अपने शरीर के प्रति एक सम्मान और आश्चर्य का भाव भी देता है। बिल्कुल। अंत में एक विचार दर्शकों के मन में छोड़ जाते हैं। स्रोत में यकृत यानी लिवर और त्वचा यानी स्किन जैसे कुछ ऊतकों की पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन की अद्भुत क्षमता का जिक्र है। हाँ, रीजनरेशन। यकृत का तो काफी बड़ा हिस्सा काट कर निकाल देने पर भी वो वापस पूरा उग सकता है। त्वचा भी चोट लगने पर खुद को ठीक कर लेती है। जी, कमाल की क्षमता है ये। तो ये सोचना कितना रोमांचक है कि भविष्य में कोशिका और ऊतक की इस गहरी समझ का इस्तेमाल करके चिकित्सा विज्ञान क्या क्या कर पाएगा। क्या हम क्षतिग्रस्त अंगों को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे? ये भविष्य के बड़े सवाल हैं। हाँ, ये भविष्य के सवाल हैं जिनका जवाब शायद इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों में छुपा है। बिल्कुल। हमारे साथ शरीर की इस